पॉइंट्स वाली बातें हैं और जो कंपनी करना चाहती है तो मेरा मकसद है करने का। वो कोई मजाक नहीं है, हकीकत में हम लाइबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, नहीं तो हजारों मील दूर बैठ करके आप लोगों के साथ बार बार कनेक्ट होने के पीछे मकसद है। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि बार बार अगर मैं उसी बात को नहीं रिपीट करूंगा जहां से मैं शुरू करता हूं तो शायद तक मेरी मीटिंग करने का जो मेरा पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। हम पर यानी शाइन ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगा है कि कंपनी भाग गई है या हम पैसे गबन करके भाग गए, सबसे पहला मैं शुरुआत वहीं से करूं। विश्वास जानिए, ये कंपनी भागी नहीं है, ये विश्वास जानिए आप। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मर्जी आप रिडेम्पशन में आए, आपकी मर्जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपकी मर्जी आप FIR में जाएं, आपकी मर्जी आप हम पे भरोसा कर लें, जैसी आपकी मर्जी वैसा करें, लेकिन ये कंपनी कहीं भी नहीं भागी है। अगर FIR है तो हम उसको भी सेटल करेंगे, लेकिन FIR तो सेटल की जाएगी, और जो FIR नहीं है उनको तो हम दोनों हाथ पांव से जैसे हो सकेगा वैसे उनके लिए खड़े हमेशा। पहला विश्वास इस बात का कि कंपनी कहीं भी नहीं भागी है और न कहीं भागी थी, क्योंकि सबसे पहली भ्रांति यही फैलाई गई है साइटों पर रिडेम्पशन कराने वाले लोग, क्योंकि लॉजिकली चलिए वक्त बीत गया, बात करने कोई फायदा नहीं है। कैसे ये पॉसिबल है कि कंपनी भाग गई हो और उसकी जमीनों पर कंपनी के द्वारा ऑथराइज सिग्नेटरी और कंपनी की जमीन पर लोग जो अफवाह उड़ा रहे भागे वो जाकर कस्टमर रजिस्ट्री करा के लायबिलिटी उतार रहे, कैसे पॉसिबल है? ये जो लोग अफवाह दे रहे हैं कि कंपनी भाग गई, आपको लेना जमीन लीजिए, नहीं चाहिए दुबई से पैसा लाइए, यहाँ से पैसा लाइए, वहां अभी क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो मैं आ गया सामने, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? या जब मैं आता हूँ सामने, जब मैं आकर के बात करता हूँ, जब मैं आकर के ऐसी बात, तो लोगों के सामने जो ये बात कहते हैं, कभी कभी जूम मीटिंग में आकर के अपनी रिकॉर्डिंग में ये बात क्यों नहीं कह के डाल देते पब्लिक के सामने कि हाँ कंपनी भाग गई इसलिए मैं जमीन बेच करके अपनी लायबिलिटी उतार। ये एक माहौल था जो माहौल बनाया गया, उसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से नेटवर्क मार्केटिंग का आज तक अब तक रिकॉर्ड यही चलता चला आया है कि अगर वो कोलैप्स करती है तो फिर वो कमबैक नहीं करती। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता है, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग शायद वाकिफ ना हो, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे प्राइवेट जॉब होती है बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनियों के या MR वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे कभी भी एक कंपनी में फिक्स होकर के नौकरी नहीं करते। कभी कोई बजाज एलियांस का एजेंट रहता है, 1 साल 2 साल वो बजाज एलियांस में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के बाद किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में उसको अच्छी नौकरी मिलती है, वहां चला जाता है, फिर वो प्रमोशन जहां जा पाता वहां चला जाता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग यानी जिस सिस्टम पर शाइन ग्रुप काम कर रहा था, फ्रीलांसिंग सिस्टम पर, यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं था बल्कि यहाँ सभी एक सिस्टम से जुड़े हुए थे। उनको जब भी ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में अच्छी इनकम मिल रही है वहीं पर काम करेंगे, और जब ऐसा लगेगा कि यहाँ इनकम नहीं आएगी, इनकम बंद हो गई या टर्मिनेट कर दिए गए, तो उस कंपनी के बारे में बुराई करना शुरू। शाइन परिवार के साथ यही हुआ। जब शाइन सिटी के साथ हमारे साथ 2019 में नेपाल की त्रासदी हुई, 40 दिन के अंदर बहुत से लोगों ने यह समझ लिया कि अब तो यार हमारी इनकम बंद हो गई, पता नहीं कंपनी आए ना आए। तो पहले से ग्राउंड तय करने के लिए लोगों के बीच में एक बात डालना, एक मैसेज डालना, कंपनी अब काम नहीं करेगी, अब कंपनी भाग गई। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब भी किसी डायरेक्टर के साथ कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई, जो उसकी अरेस्टिंग हुई, कोई ऐसा चीज हुआ, तो लौट कर आया नहीं, और आया भी तो काम नहीं किया, पब्लिक के पैसे पे ऐश। ये पहली इकलौती ऐसी कंपनी थी जो 42 दिन बाद मेरे बाहर निकलते काम करना शुरू। लेकिन जो लोग हमारे साथ फ्रंट लाइन के लोग थे, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, करूंगा, जो जान चुके हैं वो और जो नहीं जान पता होना चाहिए। फ्रंट लाइन के बहुत से लोग जो हर महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे थे, अब अगर उनकी इनकम रुक गई तो अपने इंतजाम प्लानिंग करेगा ना, वो कुछ ना कुछ प्लान करेगा। किसी ने अपनी साइट डालनी शुरू कर दी, किसी ने दूसरी कंपनी प्लान बताना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के पास ये डायरेक्ट नहीं कह सकते भाई इनके साथ कुछ त्रासदी हो गई थी, पता नहीं काम करेंगे ना करेंगे, मैं अपना काम डालने जा रहा हूँ। एक ही उनके पास स्टेटमेंट था, कंपनी भाग गई। अब वो कंपनी भाग गई का हवा बना करके लोगों ने कंप्लेंट डलवानी शुरू करी। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें पता है वो इस बात के गवाह हैं। हमारा लखनऊ का ऑफिस बलपूर्वक बंद कराया गया। हमने ऑफिस बंद नहीं किया था,
नेपाल में जब था, कोई दिन ऐसा नहीं था जब लखनऊ का ऑफिस खोला ना गया, कोई ऐसा दिन नहीं था। नेपाल से निकल जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन ऑफिस खोला ना गया हो। लगातार ऑफिस ओपन हो रहे, ऑफिस के रेंट दिए गए, स्टाफ की सैलरी दी गई, फेस्टिवल्स उस बीच में थे, फेस्टिवल्स में लोगों को बोनस दिए गए, जो हमारे स्टाफ को सैलरी दी गई, अलाउंस दिए गए और लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए पैसे दिए। उस समय जो बन पड़ता था वो सब किया गया। कैसे पॉसिबल है कंपनी बन जाती? लेकिन लोगों ने ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू किया। लोगों ने अकाउंट सेक्शन में जा करके मिट्टी का तेल डाला अपने ऊपर। आप में से बहुतों को शायद ना पता हो ये बात, लेकिन जिनको ये खबर दिया गया कंपनी भाग गई, उनको पता होना चाहिए। हजारों लोग गवाह इस बात की कि कोई एक लड़का मिट्टी के तेल ला करके अकाउंट सेक्शन अपने ऊपर डालिए, मैं अपने ऊपर आग लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको ये बताया गया कंपनी भाग गई। और आप अब बताइए मुझे, एक ऑफिस में क्या ऐसे काम हो पाना संभव है? जो स्टाफ नौकरी कर रहा है उसके बीच में आकर मिट्टी के तेल डाल ले अपने ऊपर, क्या आग लगा लेंगे? कुछ स्टाफ को लोगों ने उठा करके लॉक कर दिया उनके चैम्बर में कि बाहर नहीं आए जब तक पैसा नहीं मिलेगा। नीचे लोगों ने मेला लगा करके रख लिया, कस्टमर आएंगे उसको भड़काएंगे, इसलिए आए हो भाई मेरा प्लॉट में पैसा है, 30% अगर तुम छूट दो या हमें दो तब चल पैसा निकाल दें। ऐसी दुकान खोल ली है। मुझे खुद बताइए कौन सी कंपनी है, कौन व्यक्ति, कौन सी दुकान, बड़ी बड़ी संस्था, कोई नहीं चल पाएगा। बंद करवाएगा, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी को बलपूर्वक बंद कराएगा। करोड़ों रुपए का फर्नीचर कंपनी के अभी भी कंपनी का ऑफिस के अंदर पड़े हुए, और आज भी वो जगह हम नहीं समझते कोई और किराए पे ले पाया होगा। 2-3 रीजन, एक तो साइंस सिटी का ऑफिस था, बदनाम हो चुका था। दूसरी चीज, इतना महंगा ऑफिस साइंस सिटी अफोर्ड कर पा रही, करोड़ों रुपए किराया जाता था। तो ये कंपनी कहीं भागी नहीं थी मेरे भाई, भगाई गई। अब उसके पीछे एक लंबी स्टोरी, उसमें बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए, ताकि आप अगर मेरी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी लायबिलिटी है तो आप निश्चिंत इस बात को लेकर बैठे रहें कि आज नहीं कल नहीं परसों, समय बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता मैं आपको देख ही दूंगा। क्योंकि राशिद नसीम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति बीच, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई आपसे कहने वाला नहीं कंपनी भाग गई है, कोई और पीछे नहीं है। डायरेक्ट मैं हूं। मैं अकेला इस समय जितनी भी हो सकती व्यवस्थाएं 18 घंटे के काम में हर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करता हूं जिससे मेरे कस्टमर का लाभ हो और मेरे एसोसिएट्स का लाभ हो। तो अब इस कहानी को बंद करते हैं जहां पर लोगों ने कहा कंपनी भागी। मेरा निवेदन आप लोगों से, ये एक अफवाह थी, इस अफवाह को दिमाग से निकालिए और जहां जिस जगह पर भी हैं आप, आपकी लायबिलिटी उतर गई तो भी और नहीं उतरी तो भी, आपके स्टेटमेंट चेंज होने से आपकी लायबिलिटी का जो चेंज नहीं हो जाएगा, बदलनी है आपकी लायबिलिटी, उतरना है आपकी लायबिलिटी, उतरेगी। लेकिन अपने मन में एक विश्वास अगर आप बना के रखेंगे तो हमारी जो कोशिश है ना आज की तारीख में, उससे ताकत मिलेगी, उससे बल मिलेगा। मैं ये मीटिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका फायदा कर सकूं। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए मेरा काम करते रहना और आपके बीच में रहना, आपसे संवाद होते रहना, आपसे बात होते रहना बहुत जरूरी है। अगर बात ही नहीं होगी तो आप जानेंगे कैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ? हो सकता है कि मैं आपके लिए सब कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब आपसे बात ही नहीं हो पाएगी तो आप कैसे जान पाएंगे मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग को मैं अनम्यूट रखूं। जो व्यक्ति चाहे मुझसे बात कर ले। जैसे मैं स्टेज पर खड़ा होता था और खड़े होकर हजारों के बीच में ललकार कर बात करता था, इस मीटिंग को भी मैं एक दिन ऐसे रूप में पहुंचा दूंगा कि जो चाहेगा अपने आप को अनम्यूट कर सकेगा, मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकेगा। क्योंकि मेरी नीयत में कोई कमी नहीं है, मेरे ईमान में कोई कमी नहीं है, और मेरी आपके प्रति जो लगाव है उसमें भी कोई कमी नहीं है। मैं आज अगर अपनी जान दे रहा हूं, अगर अपनी सारी कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। जब तक शाइन सिटी के जमीनों पर रिडेम्पशन प्लान चला, उसकी प्लानिंग मुझे दी गई, मुझे बताया गया कि हमारी कंपनी की जो जमीनें पड़ी हुई हैं, इन जमीनों पर हम लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई। लेकिन हमें जो बताया गया उस तस्वीर में और जो वहां किया गया उस तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क रहा। इस फर्क का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल इस बात का कि जिस व्यक्ति को जमीन दी गई, कोई भी एक साइड उठा लीजिए आप, कम से कम उस व्यक्ति की पूरी टीम की लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए थी। उसका मेन लीडर काम कर रहा था, पूरी व्यवस्था काम कर रही थी। कोई भी एक साइड उठा ले, कोई भी एक साइड, उस साइड पर अगर मान ली किसी एक टीम की लायबिलिटी कुल मिलाकर 20 करोड़ की है और साइड की वैल्यू 15 करोड़ की, तो कम से कम 15 करोड़ के रेशियो में 20 करोड़ की लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए। एटलीस्ट अगर हर एक आदमी की जो लायबिलिटी उसका परसेंटेज 75% खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको जिनको साइड दी गई, आज भी उनकी टीम से मुझे मैसेज आते हैं। जिन्हें पैसा दे गया, आज उनकी टीम से मुझे मैसेज आते हैं
मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला, इसलिए भी सामने हमारे शंकर विश्वकर्मा जी सामने दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं की टीम की लायबिलिटी मेरी नजर में ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुकी, लेकिन आज इनकी टीम या इनकी टीम मेंबर या इनके कस्टमर ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को पोस्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी खत्म करने वाले जो लोग थे, जिन्हें उस टाइम पर सपोर्ट किया गया, जिसके गवाह बहुत से बड़े लीडर्स थे, अच्छे से जानते हैं, चाहे हमारे डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी रहे हों, ये टीम बिहार से बिलोंग करती थी जो रांची में काम कर रही थी। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी को जब बजट दिया गया था, टीम वाइज बजट दिया गया था, और उसके अंदर बिहार मुख्यतः रखा गया था, बिहार और रांची को, यानी झारखंड को, कि यहाँ पर काम जो हुआ है वो एक ही दो टीमों ने किया है, एक टीम को क्लियर कर दो, एक टीम की लायबिलिटी खत्म कर दो ताकि ये टीम काम करती है। जब वहां के लिए फंड दिया गया और वो फंड लोगों में प्रॉपर बांटा नहीं गया, ग्रुप पर मैं रोज देखा करता था, सिंगम ग्रुप पर रोज वार्तालाप होते थे, रोज तरह तरह बातें कही जाती। तब एक दिन मैंने डाला ग्रुप पर कि मैंने फंड दिया है, और तब डॉक्टर साहब ने हिसाब दिया। उस हिसाब में रांची के लिए और पटना के लिए जो पैसा आया वो बहुत छोटा सा पैसा आया, जबकि मेरी तरफ से काफी बड़ा अमाउंट दिया गया था कि आप, और क्या अमाउंट था, पैसा लेकर के या तो जमीन खरीद कर लायबिलिटी खत्म कर देंगे या तो छोटे कैश बांट ज्यादा लायबिलिटी खत्म। एक टीम को लायबिलिटी फ्री करना था, ये टारगेट था उसने। लेकिन वो टीम किसकी थी? जिससे ये लोग कनेक्टेड हैं कि इस टीम की लायबिलिटी फ्री किया जाए, एक एक टीम को लायबिलिटी फ्री करके काम पे लगाया जाए ताकि पूरी कंपनी की लायबिलिटी खत्म की जा सके। एक साथ सबको नहीं संवारा जा सकता, लेकिन एक को साथ में चलता। डॉक्टर साहब ने अपनी प्लानिंग के तहत जैसे भी काम किया, मुझे नहीं, लेकिन लायबिलिटी नहीं खत्म। जब बात मेरी हुई, इनके सीनियर जो सामने विश्वकर्मा जी, इनके सीनियर डॉक्टर साहब सब लाइन पे थे। बात करते करते फोन पर इनके सीनियर मौजूद होंगे, शायद वीडियो उन्होंने ऑफ कर रखा हो, मौजूद जरूर होंगे, रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, मुझसे बातचीत हुई है। बात करते करते उन्होंने एक फंड की मांग करी। उस फंड को मैंने बात के बीच में 20 मिनट के अंदर अंदर, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन था, अलग अलग अकाउंटों से 20 मिनट के अंदर वो फंड उतना में ट्रांसफर करा दिया। और मैंने कहा कि अकाउंट चेक करिए। मेरा काम का अंदाज और तरीका ऐसे ही हुआ करता था। इस सामने वाले छोटा मोटा फंड नहीं मांगा था, 10-20 लाख फंड नहीं मांगा था, बड़ा फंड था। और 20 मिनट के अंदर अंदर बात करते करते जिनसे बात मैंने किया, उधर मैंने अकाउंट सेक्शन में मैसेज डाला कि ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। 20 मिनट के अंदर वो फंड ट्रांसफर किया गया, जिसके बिहार पर मुझसे वादा किया गया था कि टीम पूरी लायबिलिटी फ्री, फिर भी लायबिलिटी फ्री। कहाँ गया फंड, कहाँ गया पैसा, कहाँ इस्तेमाल किया गया, कितनी बड़ी टीम थी, कितनी बड़ी लायबिलिटी, से कोई हिसाब मेरे पास नहीं आता। तीसरी बार में इनके डायरेक्ट सीनियर मेरे पास आए, उन्होंने आकर के यहाँ पर दुबई में मुझे ढेर सारी प्लानिंग दी। 5 करोड़ रुपए का खाली मुझे फंड बताया, और टीम के बहुत से लोग थे जिनकी लायबिलिटी तो भी मेरे पास है कि 5 करोड़ रुपए में पूरी टीम की लायबिलिटी उतर सकती है, हम लोग फिर से काम कर सकते हैं। बहुत 5 करोड़ तो मैंने नहीं दिया, इतना बड़ा फंड था, एक टीम को नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो इंतजाम जरूर दे दिया गया जिसके जरिए 5 करोड़ रुपए का काम भी हो सकता था, फंड भी दिया गया, सपोर्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी लायबिलिटी। और आज अगर मैं कहूं कि इस टीम से कोर्ट करा दिया जाए कि कंपनी भाग गई या रुकी है, तो सारे लीडर, 2-4 छोड़कर सारे लीडर कंपनी गाली देंगे, सारे कस्टमर कंपनी गाली देंगे, जबकि इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर का फंड जा चुका, जमीन पूरी चली गई मुजफ्फरपुर की, न जाने कितनी रजिस्ट्री करा दी गई, उसके बाद भी अभी ये टीम लायबिलिटी फ्री नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कंपनी को लायबिलिटी फ्री करने का मकसद ही नहीं था लोगों का। अगर कंपनी को लायबिलिटी फ्री करने का मकसद होता तो कोई तो एक मर्द का बच्चा के सामने कहता इस बात को कि ये जमीन मुझे मिली है, मेरी टीम की लायबिलिटी 10 करोड़ की है, लेकिन जमीन की कीमत 5 करोड़ है, मैं 50% अपनी टीम की लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, बाकी राशि सर को जब भी जैसे भी सहूलियत मिलेगी मैं उनको सपोर्ट करूंगा और हम अपनी पूरी टीम लायबिलिटी खत्म कर लेंगे। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, जरूरी नहीं किसी ने मुझे गाली दी हो, किसी ने मुझे अच्छा कहता हो, लेकिन जिसने बुरा भी नहीं कहा ना, उसने भी साथ नहीं दिया। एक बार अगर कोई सामने से आकर ये कह देता कि हाँ ये मेरी टीम की लायबिलिटी इस साइड से खत्म हो रही है, तो शायद सारे कस्टमर, सारी टीम उसी तरफ डाइवर्ट हो। हमारी जमीनें जिसे आपने 7-8 साल तक खरीदवाया, उसके लिए पैसा दिया, उसके प्लान में पैसा दिया, साइटों पे जा जाकर हमने विजिट किया, सैकड़ों की भीड़ लेकर मैं साइटों पर चला जाता था, उन्हीं जमीनों को बाद में रद्दी बताया गया कि नहीं भाई जमीन कौन लेगा, रद्दी जमीन है, कौन जाए इतनी दूर लेने के लिए जमीन। इसके साथ साथ आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे। जब FIR हुई, तो FIR होने के बाद जो सबसे पहला एक्शन हुआ, वो एक्शन हुआ मेरे खिलाफ LC का। LC का मतलब होता है लुकआउट कॉर्नर, यानी मैं
अपने पासपोर्ट पर इनसाइड कंट्री इंडिया के अंदर कहीं से सफर नहीं कर सकता। ध्यान समझिए इस बात को, 2019 की बात है ये, कि जब मेरे नाम से नामजद एफआईआर कराई जाने लगी तो सबसे पहला होता है पुलिसिया कार्रवाई के अंदर कि पहली फॉर्मेलिटी होती है कि एफआईआर की संख्या बढ़ रही है तो जिनके जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है उनके खिलाफ एलसी खोल दी जाए, यानी वो देश छोड़कर ना जा पाए। अगर वो देश छोड़कर के जाते तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो। अब अगर आप कहीं बाहर हैं, वहां से अगर आते हैं तो भी, और कहीं बाहर से अंदर जाते हैं तो भी, दोनों हालत में आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, कौन ऐसा माई का लाल होगा जिसके ऊपर 250-300 एफआईआर हो और वहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा हो और एलसी खुली हुई हो, उसको ये पता हो कि अगर वो सफर करेगा, अगर अपनी कंट्री में जाएगा तो एयरपोर्ट पे उसको रोक लिया जाएगा, उसे कोई सुनने वाला नहीं। कौन माई का लाल होगा जो आ जाएगा, मुझे बताइए। अगर आप पता करें तो 2019 में ये एलसी खुली। क्यों? क्योंकि एफआईआर की संख्या बढ़ने लगी। मैंने तो भागने की कोशिश नहीं करी, मैं कहीं बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आने का रास्ता बंद करवाया गया धरना प्रदर्शन एफआईआर में। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है, पुलिस को कार्रवाई तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर लिखती है, एफआईआर लिख के सम्मन भेजती है, अवेलेबल वारंट इश्यू होता है, फिर एमपीडब्ल्यू इश्यू होता है, चार्जशीट लगती है, तब भी आप हाजिर नहीं होते तो कुर्की होती है। ये सारे प्रोसेस है। एक एफआईआर जब हो जाती है तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक सारे प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में मेरी एलसी खुली। मैं ये बात इसलिए बताना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग से वहम निकल सके कि मैं कहीं भागूं। मैं वापस आना चाह करके भी वापस नहीं आ सकता था। अगर मैं आता, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर मैं होता, इमिग्रेशन मेरा पासपोर्ट रखा जाता तो तुरंत सामने आ जाता कि मेरे ऊपर यहाँ एफआईआर है और मैं आपके बीच में नहीं आ सकता था। वहीं से पुलिस मुझे अरेस्ट करती और उसके बाद आपका सब कुछ छूट जाता। जो आज कोशिश हो रही ना, सब खत्म हो जाती, सारी कोशिश खत्म हो जाती। एलसी खुली। एलसी खुलने के बाद फिर भी मैं हारा नहीं, मैं चाहता तब बेईमान हो जाता। आप में से जो लोग फालतू फर्जी अफवाहों पे जाते हैं ना, किसी सबूत मांगिए कि राशिद नसीम के पासपोर्ट की एलसी कब खुली थी। जब एलसी खुली थी, यानी लुकआउट जब हुआ था, उस टाइम पर मैं पब्लिक को पैसे दे रहा था। उस टाइम पर मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ था। मेरे अकाउंट से किसी के पीआईपी का, किसी की शादी के लिए, किसी के एडवांस के लिए पैसे जाते थे। किसान को भी पैसे गए उस टाइम। लेकिन उसके अगला एक्शन किस चीज पर हुआ? अगला एक्शन सीधा हुआ मेरे अकाउंट से। हमारे जितने बैंक अकाउंट थे सारे सीज कर दिए। मेरे अपने खुद के पर्सनल अकाउंट के अंदर 20 से 25 लाख रुपए थे जो मेरी अपनी पूंजी थी। मेरे छोटे भाई साहब अकाउंट के अंदर पैसे थे। अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो 20 लाख छोड़ो, 2 लाख 30 हजार भी नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता अकाउंट के अंदर। लेकिन एक दिन सुबह जब हम उठते हैं और कंपनी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते शीट आती है कि इनके पैसे जाने जरूरी है। जब पैसा ट्रांसफर करने जाते हैं तो खबर ये लगती है कि साहब अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया। बैंक फोन कर पूछा जाता है तो पता चलता है कि पुलिस की तरफ से लेटर आया था कि इस सारे अकाउंट से, जितने अकाउंट है हमारे पैन से जुड़े हुए और हमारी जितनी कंपनी अकाउंट, इससे 1 रुपए बाहर नहीं जा सकते। यानी अगला एक्शन हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। हमने नहीं फ्रीज किया। इन बातों पर कोई सवाल नहीं उठाता है। क्या सवाल ये नहीं बनता कि एक आदमी जिसके खिलाफ एलसी खोल दी जाए उसे आप भगोड़ा कहते हैं? अगर आज आप बताइए, आज मैं रास्ता देने की बात कर रहा हूँ, आप दो में से क्या चीज चाहेंगे? मैं आपको रास्ता दूं या मैं आकर के एयरपोर्ट पर अपने आप को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करूं? आप खुद बताइए कि आपका पैसा किससे मिलेगा। अगर आपका पैसा मेरे सुरक्षित रहने से मिलेगा तो आप मुझे क्या राय दें? आप ये चाहते कि मैं आकर के एयरपोर्ट पर मैं कर सकता हूँ, सरेंडर एप्लीकेशन की एक चीज होती है, मैं डालकर कोर्ट के सामने आ सकता हूँ कि हाँ मैं जवाब देने आ रहा हूँ, और आने के बाद एयरपोर्ट पर ही पुलिस मुझे अरेस्ट करके सीधा कोर्ट में पेश करेगी और वहां का मुकदमा लड़ सकता हूँ। लेकिन ये जो कोशिश मेरी आज की नहीं, सब खत्म हो जाएगी। फिर इनमें कुछ नहीं हो पाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अकाउंट फ्रीज हो गए, एलसी हुआ, मैंने आपसे कभी अपनी को नहीं शिकायत की। अकाउंट फ्रीज हो गए, कभी मैंने इसका बहाना नहीं बनाया। अकाउंट फ्रीज होने के बाद मेरे ऑफिस बंद करा दिए कि कभी भी हमने उसका रोना नहीं रोया। कभी आपने सुना हो कि हमने कहा भाई साहब मेरे ऑफिस बंद, कहां से लायबिलिटी उतारूंगा? कभी मैंने इसका रोना नहीं रोया। इसके बाद अगला सिस्टम स्टार्ट किया गया रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में जिस तरह से मुझे प्लानिंग दी गई, उस प्लानिंग पर काम करने लोग तैयार भी हुए, लोगों ने काम किया भी। ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन में सब कुछ गलत हुआ। लेकिन जब ऐसे लीडर जिनके चेहरे जब प्याउड बढ़ते थे तब वो सामने साइटों पे होते, लेकिन जब प्याउड मिलना बंद हो गया और ये आगे अब लायबिलिटी बन चुकी है तो ये सारे लीडर सिरे से गायब हो गए। आज आप पूरा 26 और 4 30 मेरे वो हैं ग्रुप है। इस 30 ग्रुप में कोई भी लीडर, टॉप लीडर वो ज्वाइन नहीं है। सारे लोग मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं जाकर के,
यूट्यूब से। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ग्रुप पे ज्वाइन हो कि वहां से रिकॉर्डिंग लेकर आगे फॉरवर्ड कर सके। कोई अपना दायित्व अपना फर्ज नहीं समझता। यार आशीष सर ये करवा रहे, चलो करा देते। इन्हीं बड़े लीडरों ने, जो छोटे छोटे लीडर जो साइड संभाल लेते, उनको फोन किया, कसदन और आदतन उनकी आदत थी उनको रिस्पेक्ट देने की, उनको इज्जत देनी। अपने सारे काम करवाए उन्होंने, अपने रिश्तेदारों को काम करवाए, अपने दोस्तों को काम करवाए और खुद को लायबिलिटी फ्री कर लिया। आज कोई भी टॉप क्लास का लीडर अपनी पारिवारिक लायबिलिटी से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, रिश्तेदारी लायबिलिटी से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, मोहल्ले और सोसाइटी लायबिलिटी से मुक्त हो चुका है। लायबिलिटी में उसकी डाउनलाइन, जिसे उसने स्टोरी दी कि कंपनी भागी। हमने कभी भी, कोई भी एक बंदा मुझे आकर के सामने कह दे कि कोई भी साइट देने से पहले हमने किसी से ये कहा हो कि आप मुझे इस साइट पर इतना पैसा देंगे, हमेशा हर बार एक ही बात कही है, और जो आज भी कह रहा हूं, उन साइटों जहां मेरे पैसे लगे कि मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, मेरी कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाए, मेरा कस्टमर खुश हो जाए, मेरा एसोसिएट पैसा कमा ले, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। आज भी जो मैं काम कर रहा हूं, कोई बाइक हलाल जो साइट पर काम कर रहे हैं कि आशीष सर ने किसी से 1 रुपए मांगा है कि पैसा आप मुझे दीजिए, मैं पैसे लगा रहा हूं साइटों को। चलिए पहले वहां से फिर इस पे नए पर आता हूं। मैं पुरानी साइटों पर कभी भी मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे यहाँ से इतना पैसा दे। एक साइट मैंने बात नहीं कही, कहां से मुझे ऑफर नहीं हुआ। अभी मुझे किसी का नाम लेने में कोई इतराज, कोई परहेज नहीं है। राजगीर में हमारी एक साइट थी, राजगीर के साइट पर हमारा तकरीबन 3 करोड़ रुपए गया था। बहुत से लोग गवाह इस बात के लिए, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब जरिए पैसा गया था वहां। जिस बंदे की साइट थी उसने साइट हमें देने से मना कर दिया था, पैसा हमें वापस कर रहा था। लैंड मैनेजर भी इस बात का गवाह है, बहुत से लीडर इस बात का गवाह है। 3 करोड़ रुपए उसने बोला था कि 50-50 लाख के एवज में 3 करोड़ हम आपको वापस कर। तब जब कंपनी पर इल्जाम लग चुका कंपनी भाग गई, हमने मना कर दिया, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्यों पैसा नहीं चाहिए? हमें साइट चाहिए, हमें जमीन दे दीजिए। डॉक्टर अमिताभ साहब को भेजा गया मांडवली करने के लिए। डॉक्टर साहब उस आदमी ने 3 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट बनाकर दे दिया कि 3 करोड़ आपसे मिला है, इसके एवज में आपको हम कलकत्ता में 1000 बीघा साइट दे रहे हैं, जिससे आप आगे खरीदिएगा, ये पैसा हम वहां मान लेंगे। डॉक्टर साहब बगैर मेरे परमिशन क्या वो पेपर लेकर चले आए मेरे पास, और मुझसे उन्होंने आकर के उसको पॉजिटिव तरीके से कहा कि सर 1000 बीघा साइट हम वहां पर ले रहे हैं और उस 1000 बीघा साइट में पूरी लायबिलिटी खत्म कर। मैंने एक ही सवाल किया, डॉक्टर साहब क्या सारे लोग कलकत्ता जाएंगे साइट जमीन लेने के लिए? उन्होंने बोला सर मनाया जाएगा, लेकिन वो 3 करोड़ रुपए चाहता मैं ले सकता, लेकिन उसको भी कंपनी ने, हमने टीम की लायबिलिटी उतारने के लिए डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव के नाम पर जब एग्रीमेंट बन कर आया तो हमने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की, ठीक है आपकी मर्जी, आप जैसे लायबिलिटी खत्म करो। दूसरा, अगर बात करूं, इलाहाबाद के अंदर एक साइट है जेडएसवी साइट की कहानी बहुत चर्चित है। आगे की जमीन 5.25 करोड़ रुपए मैंने खरीदी थी। 5.25 करोड़ वाली जमीन को शुरू में कंपनी भागी, जब लोगों ने अफवाह दे दिया कंपनी भागी, इस जमीन की डील मेरे पास तब से 3 बार आ चुकी और मुझे कहा गया, और मीटिंग मौजूद होंगे ऐसे लोग जो गवाह इस बात के, मुझे कहा गया कि इस साइट का, आगे की जमीन का आप पैसा ले लीजिए और ये जमीन किसी बाहरी को बेच दीजिए। हमने साफ साफ मना किया। जिसने डील मुझे दी थी मैंने उससे यही कहा था 20 करोड़ रुपए का ये माल बनेगा अगर हम यहाँ पर लायबिलिटी उतारेंगे। उस जमीन पे आज भी प्लॉट नहीं कटा हुआ है क्योंकि वो कमाल वाली जमीन है जो विवादित थी। 20 करोड़ रुपए की वैल्यू की जमीन अगर 50% लायबिलिटी उतारेंगे तो 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 10 करोड़ लायबिलिटी खत्म होगी। बचे 10 करोड़ में हमारे एसोसिएट को तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए पे आउट बढ़ जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। बचा पैसा साइड में डालकर 50 बीघा जमीन और मैंने, क्या वो 5 करोड़ रुपए जो मुझे मिल रहा था, मुझे कहता भागने वाला आदमी कुछ भी नहीं छोड़ता ना। हमने वो पैसा भी नहीं छुआ। आखिरी दम तक अभिषेक ठाकुर जो इस समय लखनऊ जेल के अंदर है, उस बच्चे ने आखिरी दम तक इस साइड पे ताकत लगा दी थी कि सर ये डील फाइनल कर लीजिए और हम इस पैसे कहीं और डालेंगे। हमने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर 1 इंच जमीन पे मैंने बेच दी साइंस सिटी किसी और के नाम तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। मैं नहीं बेचूं, क्या मैं नहीं बेच सकता था? लेकिन वो भी जमीन नहीं बेची मैंने। अगर लोग भगौड़ा कहते, मैं अभी उसके सबूत दे रहा हूँ। हमारी मांडा में जमीन है तकरीबन 250-300 बीघा जमीन, जिसके लिए मेरे पास 10 लाख रुपए बीघे के दर से 100 बीघे की डील आई। और एक बार नहीं, अशोक पटेल इसके गवाह हैं, एक बार नहीं कितनी बार मुझे इस जमीन का सौदा करने के लिए कहा गया कि पावर प्लांट देने वाली कंपनियां इस जमीन को खरीदना चाह रही है 10 लाख रुपए बीघे के दर से। आपकी जमीन 100 बीघा जमीन लिखवा दीजिए, पैसा जहां कहेंगे वहां पहुंच जाएगा। मैंने मना किया और उन्हीं अशोक पटेल को जमीन दिया कि आप जाकर लायबिलिटी खत्म करिए। ये पैसा आप खुद जोड़िए कि 100 बीघा जमीन 10 लाख रुपए पर बीघा। हमने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि जमीन आप,
सुल्तानपुर की जमीन डील सामने से मेरे पास आई थी। कई चोर उचक्के होंगे इस मीटिंग के अंदर मौजूद और कई कस्टमर मौजूद होंगे जिन्होंने जमीन पे खेला किया है। 1 रुपया वहां से नहीं लिया, नहीं लाइबिलिटी उतारी जमीन देंगे वहां। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए लोग दिया करते थे लाइबिलिटी उतारने के नाम पर। क्यों? क्योंकि साइट पे डेवलपमेंट कराना था। उसमें से भी 15 से 20% पे आउट बढ़ता था। बचे हुए पैसे में 2 काम होना था, डेवलपमेंट करना था और रजिस्ट्री करानी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आज कि हम लगातार वहां पर प्लान चलाते गए तो जमीन खरीद तभी किया ना, जमीन खरीद पैसा आया होगा, वो पैसा डाला गया होगा। अगर साइट पर काम हुआ तो पैसा लगा होगा, तो आपका पैसा कहीं नहीं वहीं पर मौजूद रहा है, वहीं दिया गया लोगों को। आपकी लाइबिलिटी उतारने के लिए आखिरी दम तक मेहनत करेंगे। अगर ईमान खराब हो तो वाली बातें हैं।